हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, लेकर आई हूँ आज फूड न्यूट्रिशन, जिसे कहते हैं आहार एवं पोषण विज्ञान। ठीक है, तो फूड न्यूट्रिशन और आप बोलें या तो आहार एवं पोषण। गाइस, इसके पहले मैं चाइल्ड डेवलपमेंट और अदर भी होम मैनेजमेंट अदर भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर रखी हूँ, उसे ज़रूर देखिएगा। जिससे आपका होम साइंस, टीजीटी, पीजीटी या नेट जीआरएफ जो भी तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपका अच्छे खासे से तैयारी हो सकती है और आपका एग्ज़ाम पास ही में है। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग लगे रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोषण। पोषण क्या है? तो पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें भोजन भोज्य पदार्थ का पाचन, परिवहन, कोशिकाओं के उपयोग हेतु बनाया गया है। तो पोषण किस लिए बनाया गया है? तो हमारे लिए भोज्य पदार्थ जो होता है, तो भोज्य पदार्थ क्या करता है? हमारे शरीर में पाचन करता है, परिवहन करता है, कोशिकाओं के उपयोग हेतु बनाया गया है। जैसे हमारे कोशिकाओं जो सेल होते हैं उनके उपयोग के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, और इससे मुझे ऊर्जा भी तो मिलती है। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट, उसका नोट है। नोट में क्या देखेंगे? पोषक पदार्थ जो होता है, न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं। तो ये वे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में को वृद्धि, विकास, शरीर को रोगों से बचाता है और शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता हो। तो इसका काम क्या होता है? तो शरीर को वृद्धि देता है, मतलब वृद्धि करता है शरीर में, और विकास भी, और शरीर को रोगों से क्या करता है? तो बचाता भी है। ठीक है, और शरीर को ऊर्जा प्रदान, मतलब शक्ति देता है, पावर जिसे बोलते हैं। तो ये भी कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लोग कि पोषक पदार्थ कि किस किस फॉर्म में होते हैं। तो ये दो फॉर्म में होते हैं, जैसे एक होता है ठोस और एक होता है तरल। ठोस जिसे कहते हैं कि कठोर, और ये तरल जो होता है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, कठोर वो नहीं, पत्थर जैसा। ठीक है, जैसे मतलब जैसे रोटी हो गया, चावल, तो क्या है? तो ये लिक्विड फॉर्म में तो नहीं ना, ये ठोस फॉर्म में आता है। ठीक है, और तरल जो होता है, जैसे मान लीजिए दाल हो गया, दूध हो गया, चाय हो गया, ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये दो दो रूपों में आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पोषण, पोषक पदार्थ से संबंधित परिभाषा। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे यूगलिन के अनुसार। तो ये क्या कि यूगलिन जो थे उन्होंने एक कोटब दिया कि पोषण मनुष्य और उसके मध्य का संबंध है। ठीक है, पोषण क्या है? मनुष्य और उसके मध्य का, पोषण और मनुष्य, जो पोषण मनुष्य और उसके मध्य का संबंध है। ठीक है, पोषण जो होता है मनुष्य के मध्य का संबंध होता है। अगर पोषण नहीं तो इंसान जिंदा कहाँ रहेगा? पोषण तो शरीर का मतलब बहुत, मतलब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पोषण। वो तो देखा जाए तो जल है सबसे मेन, लेकिन मतलब पोषण की बात यहाँ चल रही है। ठीक है, जिसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और जैविक संबंध भी शामिल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अगर आप बोला जाए कि इस शारीरिक रूप से कैसे काम करता है, तो शारीरिक जाहिर सी बात है कि पोषण रहेगा तो हमारे शरीर का विकास होगा, जैसे जैसे वृद्धि होगा, विकास होगा, ऊर्जा मिलेगा, तो इस शरीर को ही मिलता है ना। अगर आप बोलें कि अरे मैम ये सामाजिक विकास कैसे ऐसे होता है, तो होता है, बताएं इसको। देखिए, समाज में जैसे मान लीजिए कहीं अभी भंडारा या कोई भोजन या किसी की शादी पड़ गई, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे देखते हैं कि खाना अगर अच्छा है तो बहुत ही टेस्टी खाना था, अगर ख़राब है तो बहुत ही बेकार खाना था, है ना। अगर आप ही के घर कोई गेस्ट आए, 4 लोग, 5 लोग, या 10 लोग भी आ गए, अगर उनको खाना खिलाएं, अगर उनको खाना नहीं पसंद आया तो कैसे बोलेंगे? खाना बहुत बकवास था। ठीक है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर अगर पूछा जाए, बोलेंगे कि मनोवैज्ञानिक कैसे हो सकता है मैम? तो ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए घर पे आप ही खाना बना रहे हो, चाहे कोई अदर आपकी भाभी बना रहे हैं खाना, यदि उनकी आप तारीफ़ ही करें, आपके घर वाले तारीफ़ ही, तो उनके अंदर अंदर से जो मनोवैज्ञानिक मन, जो उनके अंदर का जो भावना है, बहुत खुश होगा, बहुत मतलब अपने आप को एक्साइटेड होंगे, कहेंगे कि अरे नेक्स्ट दिन और भी अच्छा बनाओ ताकि और भी पसंद आए। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक उसे बोलते हैं। ठीक है, जैविकी जो है, मतलब जैविकी मतलब हम इंसान और जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो क्या है, हम लोग मनोबल अपने प्रोत्साहन के लिए तो कार्य करते हैं ना। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये जैविक, अगर हमारे जीवन में ये ये पोषक पदार्थ नहीं रहे, पोषण नहीं रहे, तो क्या हमारा जीवन है? तो जैविक संबंध भी शामिल है। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे सुधा नारायण का क्या कोटअप है। तो जिन रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा भोजन का, आहार का
पाचन, परिवहन और शोषण तथा कोशिकाओं के उपयोग हेतु बनाया जाता है वो पोषण कहलाता है। तो इनका बस ये कहना है कि मतलब हमारे शरीर में जिन रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा हमारे भोजन में आहार, पाचन, परिवहन और शोषण तथा कोशिकाओं का उपयोग बनाया होता है, इसी के माध्यम से तो होता है। जिस रासायनिक प्रक्रियाओं से होता है उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, अब नोट में देखेंगे तो नो एंजाइम नो डाइजेशन, मतलब एंजाइम नहीं तो पाचन नहीं। ठीक है, एंजाइम नहीं तो पाचन नहीं। और एंजाइम क्या है? तो एक प्रोटीन। एंजाइम किससे बने हैं? तो प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, अगर एंजाइम नहीं तो पाचन नहीं। अगर एंजाइम है तो एंजाइम किस चीज़ से बना है? तो प्रोटीन से बना होता है। ओके, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे देखेंगे, कोशिका के उपयोग हेतु पोषक पदार्थों को बनाया गया स्वांगीकरण असिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे पोषण का इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहले इनका देखेंगे हिप्पोक्रेटस कौन थे। तो क्या थे? हिप्पोक्रेटस कौन थे? तो एक चिकित्सा विज्ञान के पिता थे। कौन थे? चिकित्सा विज्ञान के पिता, इम्पोर्टेंट। और इन्हें किस नाम से और जानते? भोजन शरीर के भीतर जाने पर उसका क्या कार्य होता है, यो इन्होंने पहली बार बताया। पहली बार कौन बताया? तो हिप्पोक्रेटस ने बताया था कि भोजन जो है हमारे शरीर के भीतर जाता है तो उसका कार्य क्या होता है। ठीक है, और इसको ये क्या है? चिकित्सा विज्ञान के पिता भी तो हैं। और अगले हैं एंटोनी लेवाइजर। एंटोनी लेवाइजर कौन है? तो ये इन्होंने रसायन विज्ञान के पिता हैं। कौन है? तो रसायन विज्ञान के पिता। और इनको क्या, तो विश्व स्तर पे पोषण विज्ञान के पिता के नाम पे जानते हैं। ठीक है, विश्व स्तर पे जानते हैं पोषण विज्ञान का पिता जो है विश्व स्तर पे किसे जानते हैं? तो एंटोनी लेवाइजर। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। लेवाइजर ने कहा कि पोषण मानव शरीर को ऊर्जा तथा शक्ति प्रदान करता है। किसने बोला था? तो लेवाइजर ने। ठीक है, लेवाइजर ने क्या बोले? कि शरीर को ऊर्जा तथा शक्ति प्रदान करता है। और इधर क्या बोले थे? तो इधर बोले थे कि ये क्या थे इनको, इन्होंने इधर आप देख सकते हैं एंटोनी लेवाइजर की बात चल रही थी। ये रसायन विज्ञान के पिता और ये पोषण विज्ञान के क्या विश्व स्तर पे हैं। और इन्हीं का ये भी का नाम है कि हमारे शरीर में जो है तो पोषण मानव शरीर को ऊर्जा तथा शक्ति भी देता है, इन्हीं का कोटे पे। ठीक है, अब देखेंगे कोलुथुर गोपालन। इन्होंने भारतीय पोषण विज्ञान के जनक हैं। तो कोलुथुर गोपालन जो है ना भारतीय पोषण विज्ञान के स्तर मतलब जनक हैं। इन्हीं के प्रयासों से मिड डे मील योजना भी लागू किया, MDM जैसे शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो मिड डे मील योजना किसने शामिल किया था, लागू किया था? तो कोलुथुर गोपालन ने किया था। ठीक है, अगला ये है, इन्होंने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS मतलब इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म ये है, और योजना लागू किया था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम योजना जो था लागू किए थे कौन? तो कोलुथुर गोपालन। पोषण अनुसंधान पर कार्य किए थे और न्यूट्रिशन रिसर्च। ठीक है, एकीकृत बाल विकास योजना जो था, इसका क्या बोलते हैं कि उसका मतलब हिंदी में शॉर्ट दिया है, हिंदी में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पोषण के प्रकार। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से पोषण होते हैं? तो सुपोषण और कुपोषण। ठीक है, गुड न्यूट्रिशन और मॉल न्यूट्रिशन। अब देखेंगे सुपोषण, यह 2 प्रकार के होता है। संतुलित पोषण, ठीक है, बैलेंस न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि बैलेंस न्यूट्रिशन क्या है? तो कार्य आयु लिंग के अनुपात में प्राप्त पोषण संतुलित पोषण कहते हैं। मान लीजिए अगर बोलें कि ये कार्य कैसे हो सकता है, तो कार्य होता है, देखिए अगर मान लीजिए एक छोटा बच्चा है उसका कार्य कुछ अलग है, एक मजदूर वर्ग के व्यक्ति है उसका कार्य कुछ अलग, एक ऑफिशियल वर्ग के व्यक्ति से उसका कार्य अलग है, तो उसका भोजन भी तो अलग होगा ना। तो वही है। ठीक है, जैसे एक मजदूर है तो उनका कैलोरी ज़्यादा उनको चाहिए, और एक ऑफिशियल जॉब करने वाला है तो उनको कम चाहिए। ठीक है, आयु अगर 10 साल का है और 25 साल का, तो सेम तो उसका भोजन होगा नहीं, पोषण होगा नहीं, या संतुलित आहार होगा नहीं। लिंग है, लिंग स्त्री का और पुरुष का एक जैसा नहीं होता। ठीक है, आहार, तो इसे क्या कहते हैं? प्राप्त पोषण संतुलित पोषण कहलाता है। अब पर्याप्त पोषण जाने। पर्याप्त पोषण जो होता है इसमें क्या होता है कि जैसे
कोई भी हम चीज़, मान लीजिए कोई भी सामान है तो इतने की मुझे ज़रूरत है, थोड़ा इतना और एक्स्ट्रा मैं इसमें कवर कर लिया, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये बचता है कब के लिए, तो इसमें व्रत जैसे हम लोग रहते हैं ना, उसके लिए ये जमा होता रहता है। जिस दिन हम लोग उपास हुए तो ये वाला काम कर जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। इसको पूरे अच्छे से देख लेते हैं कि आयु लिंग के अनुपात से थोड़ा अधिक पोषण प्राप्त करना विषम परिस्थितियों में पर्याप्त पोषण ही शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जैसे एग्जाम के टाइम, ठीक है। विषम परिस्थिति मतलब जैसे मान लीजिए कि व्रत हो गया, या बाय चांस आप कहीं घर से दूर चले गए, आपको उस टाइम आहार नहीं मिल पाया, ठीक है। तो बहुत सारे परिस्थितियाँ हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बिना खाए हम लोग कॉलेज भी चले जाते थे, तो उस टाइम भी दिक्कत होता था कि खाना नहीं, लेकिन वही था कि जो पहले का खाया हुआ खाना था वो हमारे शरीर को काम करता था। अगर नहीं रहेगा तो क्या कोई चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, ठीक है। अब देखेंगे कुपोषण। सुपोषण पहला था, कुपोषण सेकंड वाला है। तो कुपोषण 3 प्रकार के होते हैं, अति पोषण, अल्प पोषण और विशिष्ट पोषण, ठीक है। अल्प पोषण ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखेंगे इसमें जरूरत आवश्यकता से अति पोषण कहते हैं, जरूरत जो होती है आवश्यकता से अधिक, तो अति पोषण इसको कहते हैं, ठीक है। अति पोषण के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो आवश्यकता से अधिक जो होता है उसे अति पोषण कहते हैं। मोटापा, इसमें ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अति पोषण भी 2 प्रकार के होते हैं। इससे मान लीजिए इसको रोग ही समझ लीजिए, ठीक है। अति पोषण से दो प्रकार के रोग होते हैं। जिससे मोटापा हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता से क्या होता है, मोटापा होता है। विषाक्तता देखें तो विटामिन और खनिज की अधिकता से क्या होता है, विषाक्तता होता है, ठीक है। तो ये भी एक बीमारी, अगर अधिकता मतलब विटामिन और खनिज अगर अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो विषाक्तता हो जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट वसा अधिक मात्रा में ले लिया जाए तो मोटापा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। इसके बाद देखेंगे हम लोग अल्प पोषण। तो ये क्या है, ज़रूरत से बहुत कम प्राप्त भोजन जो होता है, आहार जो होता है, तो ये क्या होता है, अल्प पोषण होता है। यह भी 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक अल्प पोषण और द्वितीयक अल्प पोषण। तो इसमें रोग के लक्षण दिखाई देने लगे, लेकिन क्या होते हैं, रोग नहीं हुआ होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कार्बोज की कमी, मतलब शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी और शरीर में थकान जैसे महसूस होने लगती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लक्षण दिखता है। जबकि द्वितीय अल्प पोषण में क्या होता है, इसमें रोग हो जाता है। क्वाइसियोरकर जो होता है प्रोटीन की कमी उससे होता है, ठीक है। क्वाइसियोरकर रोग किससे होता है, तो प्रोटीन की कमी से। यदि पूछा जाए मैरेस्मस किससे होता है, तो प्रोटीन प्लस कैलोरी की कमी दोनों से हो जाता है, ओके। विशिष्ट कुपोषण देखेंगे तो जब पोषण की प्रक्रिया में एक तत्व या एक कारक की कमी से रोग हो तो उसे विशिष्ट कुपोषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आयरन की कमी से रक्ताल्पता होता है, ठीक है, जिसे एनीमिया कह सकते हैं, ओके। और एनीमिया का एक ट्रिक है कि अगर मियाँ लिखा हुआ है लास्ट में, ठीक है, इतना ये वाला पार्ट है, अगर मियाँ लिखा हुआ है तो समझिए कि रक्त से संबंधित बीमारी है। कुपोषण के कारण जो होता है, तो कुपोषण के कारण जो होते हैं क्वाइसिकर और मैरेस्मस, ये दो रोग होते हैं, ठीक है। तो आप इसके बारे में जानें, क्वाइसिकर जो होता है प्रोटीन कमी से, मैरेस्मस जो होता है तो प्रोटीन और क्वाइसिकर दोनों की वजह प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे आहार, ठीक है। तो आहार वह ठोस या तरल पदार्थ होता है जिसके पाचन, परिवहन और कोशिका के उपयोग हेतु बनाने के पश्चात वह हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता हो, वह हमारे शरीर को रोगों से बचाता हो। समस्त उपापचयी क्रियाएं, ठीक है, उपापचयी क्रियाएं का नियंत्रण कोशिकाओं के निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे उपापचयी क्रियाएं भी करता है, क्रियाओं को नियंत्रण करता है और कोशिकाओं का निर्माण करता है। आहार 2 प्रकार के होते हैं। आहार कितने प्रकार के होते हैं, तो 2, संतुलित आहार और क्या होते हैं, असंतुलित आहार, ठीक है। इनको देखेंगे तो संतुलित आहार में ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक पदार्थ, कार्बोज, वसा, जल
प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण की मात्रा व अनुपात संतुलित हो। ठीक है, जैसे हम एक थाली में खाना लिए हैं, ठीक है, तो हर एक चीज़ का मान लीजिए ये कार्बो जो है इस 70% हो गया, वसा जो है 30% हो गया, जल जो है कुछ परसेंट हो गया, ये जो प्रोटीन है कुछ परसेंट हो गया, ये विटामिन है कुछ परसेंट, मतलब पूरे हमारे थाली में इन सबको एक थाली में जो मैं खाना ली उसमें क्या होता है हर एक चीज़ की मात्रा बराबर हो, उसका अनुपात बराबर हो। अनुपात मतलब बराबर का मतलब कि जिसकी जितनी आवश्यकता हो वो हमारे थाली में हो, तो क्या होगा संतुलित आहार उसे कहते हैं। ठीक है, ओके। अब देखेंगे असंतुलित आहार, तो उसका अपोजिट है। जैसे मान लीजिए यदि मात्रा एवं अनुपात कम या अधिक हो जाए तो वह क्या है असंतुलित आहार। यदि कम भी हो गया तो भी असंतुलित, अगर अधिक भी हो गया तो भी असंतुलित आहार बोलेंगे। ठीक है, अब देखेंगे आहार का वर्गीकरण, तो कार्य के आधार पर। ठीक है, आहार का वर्ग, मान लीजिए कोई वर्कर है, ठीक है, कोई वर्कर है तो कार्य के आधार पर कोई हैवी कार्य कर रहा है तो उसका खुराक ज़्यादा होगा, जो नॉर्मल कार्य कर रहा है उसका खुराक कम होगा। उद्गम के आधार पे, तो उद्गम के आधार पर, नश्वरता के आधार पर, फिर रासायनिक आधार पर और कार्य के आधार पर। तो देखेंगे अब इसके बारे में पूरा, तो ये जो है एक एक करके हम लोग देखेंगे कार्य के आधार पर पहले। ठीक है, पहले इसको देखेंगे। कार्य के आधार पर शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोज, वसा, कोशिकाओं का निर्माण करने वाला क्या होता है प्रोटीन होता है। ठीक है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला क्या होता है कार्बोज, कार्बोहाइड्रेट और वसा होता है। कोशिकाओं का निर्माण करने वाला क्या होता है तो प्रोटीन होता है। उपापचयी नियंत्रण, क्रियाओं नियंत्रण, रोग नियंत्रण को क्या कौन करता है तो खनिज लवण और जल और विटामिन। ठीक है, इधर देख सकते हैं। आगे देखेंगे उद्गम के आधार पर, तो उद्गम के आधार पर जंतु से प्राप्त आहार जो होता है, जैसे मान लीजिए मांस, अंडा, मछली, दूध, पनीर, तो क्या है उद्गम के आधार पर हो गया। वनस्पतियों, पौधों से प्राप्त जो होता है गेहूँ, चावल, सब्जी और मक्का। ठीक है, वनस्पति पौधों से प्राप्त आहार जो होता है गेहूँ, चावल, सब्जी, मक्का, ये सब होता है। ठीक है, अब देखेंगे नस्वरता के आधार पर, तो इसमें क्या है तीसरा नस्वरता के आधार पर देखेंगे, तो ये समय के अनुसार इनको क्या बोला है 3 भागों में बांटा गया है। नश्वरता आहार जो होता है तो कुछ घंटों के या दिनों में खराब होने का क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नश्वरता। जैसे मान लीजिए मछली हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, मछली हो गया या हरी सब्जियां हो गई। ठीक है, तो या तो कुछ घंटों तक रहेगा, मान लीजिए दूध है तो दूध कितने घंटा रहेगा 2 से 3 घंटे फट जाएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या है मांस भी, मछली भी वही चीज़ है, अगर रख दें तो ख़राब हो जाएगा, अगर फ्रिज में नहीं रख रहे हैं तो। फिर सब्जियां भी हैं तो वही हरी सब्जियां हैं वो खराबी एक से दूसरे दिन खराबी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नस्वरता बोलेंगे। और नस्वरता जो होता है कि जो 1 साल ना चल पाए 6 महीने, जैसे मान लीजिए कि कुछ दिनों से महीनों तक चले, जैसे एग्जाम्पल आलू, प्याज, लहसुन, बेसन, सत्तू और भुजा चना। ठीक है, भुना हुआ चना। ठीक है, इस किस में आता है अर्ध नश्वर में आता है। अगर अनश्वर आहार देखा जाए तो जिसको कई सालों वर्षों तक बचा सकते हैं उसे क्या बोलते हैं अनश्वर बोलते हैं। ठीक है, आई होप गाइस आप सबको समझ में आ रहा होगा। इसमें गेहूँ, चावल, सिरका और घी, चीनी, गुड़ आते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्लियर इसका अंतर मतलब पता चल गया होगा कि नश्वर और अर्धनश्वर और अनश्वर क्या होता है। अनश्वर में मतलब सालों साल चल जाता है, और नश्वर में 6 महीने के अंदर चलता है, और नश्वर में क्या होता है कुछ घंटों कुछ दिनों तक चलता है। ठीक है, आगे देखेंगे रासायनिक आधार पर, तो कार्बनिक और अकार्बनिक 2 होता है। तो कार्बनिक जिसमें कार्बन पाया जाता हो, जलने पर अवशेष नहीं बचता हो, जैसे कार्बोज, वसा, प्रोटीन और विटामिन। और अकार्बनिक होता है तो जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, जलने पर अवशेष बचता है, जल खनिज तत्व। ठीक है, इसमें क्या होता है कार्बन नहीं पाया जाता लेकिन जलने पर क्या होता है इसका अवशेष बचता है, जैसे जल हो गया, खनिज तत्व हो गया। और इसमें क्या कार्बन पाया जाता है लेकिन जलने पे क्या होता है अवशेष नहीं बचता है। ओके, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसमें कार्बन पाया जाता है। ठीक है, कार्बनिक में कार्बन पाया जाता है, अकार्बनिक कार्बन नहीं पाया जाता है, लेकिन जलने के बाद क्या होता है अवशेष बचता है। ठीक है, जलने पर अवशेष बचता है, जैसे जल है, खनिज है, तत्व है।
खनिज तत्व है और इसमें क्या होता है, जलने के बाद अवशेष इसका नहीं बचेगा। ओके, यही इसका मेन है। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में दीर्घ पोषक, ये कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, दीर्घ पोषक तत्व। ठीक है, ये क्या है, इसको माइक्रो न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। दीर्घ पोषक तत्वों को क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इसको, ये कार्बनिक है, इसको अभी इसके पहले मैं बोली तो कार्बनिक और अकार्बनिक, तो कार्बनिक में ये आएंगे। तो कार्बनिक है, ऊर्जा प्रदान करना मनुष्य का कार्य, ये क्या है 70%। कार्बोहाइड्रेट में कितना ऊर्जा मिलती है, 70%। ठीक है, इसका उपनाम है कार्बोज, शर्करा, श्वेतासार। इसके आगे देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई जो होती है ग्लूकोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ग्लूकोज होती है। और ग्लूकोज के आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ता है। ग्लाइकोज को आपस में किसके द्वारा बनता है, तो ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जोड़ते हैं। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोज है तो ऑक्सीजन करके विखंडन होता है तो कितना होता है, 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोज को ऑक्सीकरण करके विखंडित किया जाता है तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा निकलता है उससे। ठीक है, अब देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति तो किससे होती है, ये प्लांट फूड, मतलब पौधों से कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति किससे होती है, प्लांट से होती है। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण प्लांटो सिस्टम प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे इसका कुछ सूत्र है, CO2 प्लस, ये क्या है, तो ये कार्बन का है, 6CO2 और प्लस ये क्या है, 12H2O, ये क्या है, जल का है। ओके, हरित लवण जो है बटा प्रकाश, इधर देखेंगे ग्लूकोज का 6H12O6 प्लस, इसमें क्या है 6H2O प्लस 6O2, इसमें ये ऑक्सीजन का है। ठीक है, ये हाइड्रोजन का है, मतलब हाइड्रोजन ये जल का है ये वाला। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन का वर्गीकरण कैसे हुआ है। हाइड्रोजन का वर्गीकरण देखेंगे तो इधर भौतिक वर्गीकरण और इधर रासायनिक वर्गीकरण। इसमें क्या है, शर्करा और इसमें अशर्करा, इसमें शर्करा और अशर्कराएं पाए जाएंगे और इसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या ओलिसैकेराइड, इसमें पॉलीसैकेराइड, 3 होते हैं। ठीक है, मोनो, डाई और पॉली। इसको अच्छे से विस्तार से देखेंगे। ओके, घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगी गाइस, और लास्ट तक बने रहें। और एकदम मतलब टेंशन छोड़ दी कि मतलब मुझे ये कंसेप्ट क्लियर या मुझे ये यहाँ से मुझे सही जानकारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, आप एक बार देखिए। और किसी से कंपेयर यदि करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी से कंपेयर करना पसंद नहीं करती हूँ। ठीक है, आप देखिए और समझिए ज़रूर इस वीडियो को, फिर आप देखिए आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि हाँ कैसा है ये कंटेंट है। इसके बाद हम लोग शर्करा जो था और अशर्करा इसको देखेंगे और फिर इसके बाद हम अगले वीडियो में लाएंगे, तो थोड़ा इंतज़ार करिएगा आप। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको मिलेगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी वीडियो। अब देखेंगे स्वाद में मीठी होती है, शर्करा कैसी होती है, स्वाद में मीठी होती है, जल में घुलनशील भी होती है, रवेदार होती है। शर्करा कैसी होती है, तो मीठी होती है, घुलनशील जल में होती है और रवेदार भी होती है। ठीक है, और ये जो है अशर्करा होती है तो ये स्वाद रहित होती है, इसमें स्वाद कोई नहीं होता है, ये पाउडर के रूप में हो सकती है। प्रायः इस जो क्या समान जल में सही प्रकार नहीं घुलती है, परंतु गर्म जल में आसानी से घुल जाती है। जैसे मान लीजिए स्टार्च। ठीक है, स्टार्च। नोट देखेंगे, सभी शर्करा कार्बोहाइड्रेट हैं, परंतु सभी कार्बोहाइड्रेट
शुगर शर्करा नहीं है, ठीक है। सभी शर्करा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, परंतु सभी कार्बोहाइड्रेट शुगर या शर्करा नहीं है। इसके अगली वीडियो में ये देखेंगे रासायनिक वर्गीकरण, फिर इसके बाद पूरा ये इसके आगे जो था मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बारे में देखेंगे, और ये जो था मोनोसैकेराइड के बारे में देखेंगे, मोनोसैकेराइड में क्या क्या आता है, ठीक है। आप देख सकते हैं पूरी वीडियो अगली वीडियो में मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना, बाय बाय।